नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। यह आंवले का बगीचा मेरा करीब 15 साल पुराना बगीचा है। इसमें सस्य कार्य जो करते हैं हम, पुरानी जो आंवले की तुड़ाई है उस तुड़ाई होने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। नई फसल की जो तैयारी की जाती है वो इसमें सबसे पहले होता है फरवरी में इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। जो वीड्स वगैरह है उनको निकालते हैं। आंवले के बागों में अक्सर अनचाहे खरपतवार उगाते हैं जो पौधों से खाद पानी में प्रतिस्पर्धा करते हैं। और इतना ही नहीं, ये खरपतवार कीट और रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि बागवान भाई समय समय पर बाग में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालते रहें। ऐसा करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और आने वाले समय में अधिक आंवले के फल मिलेंगे। किसान भाइयों, आंवले के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। तो आंवले के बाग में बागवान कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें, चलिए यह भी जान लीजिए। निराई गुड़ाई करने के बाद में इसमें गोबर की खाद मिलाई जाती है। जो गोबर की खाद है वो करीब 50 किलो प्रति पौधे के हिसाब से गोबर की खाद डालते हैं और उसी में हम सुपर फास्फेट, पोटास और यूरिया और माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह मिक्स करके उनको जमीन में मिला दिया जाता है। इसकी मात्रा जहाँ तक है तो हम 800 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से सुपर फास्फेट लेते हैं, करीब 250 ग्राम हम पोटास की मात्रा लेते हैं और 250 ग्राम हम यूरिया की मात्रा लेते हैं। इन सबको मिक्स करके हम पौधे के चारों तरफ जहाँ तक इनका जो जड़ें होती हैं उनके आसपास के एरिया में इसको मिट्टी में मिला देते हैं। जब इसके पत्ते वगैरह जो बढ़ते हैं उनके लिए धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन खाद थोड़ा सा इसमें देते रहते हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रेंट्स वगैरह का भी इसमें स्प्रे करते हैं, जिसमें मुख्यतः बोरोन की मात्रा अधिक हो। बोरोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब जब इसके फ्लावरिंग वगैरह स्टार्ट होती है, तो फ्लावर सेट होने में और फ्रूट को दाग धब्बे से मुक्त रखने के लिए इसमें बोरोन की मात्रा विशेष रूप से हम देते रहते हैं। जहां चाह वहां राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ये किसान भाई, जो कम पानी की उपलब्धता वाले स्थान पर आंवले की बागवानी करके कई वर्षों से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो ये किसान भाई सिंचाई जल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। उसके बाद में इसके ऊपर हम ड्रिप लगा देते हैं। जहाँ पर हमने ये खाद वगैरह चलाई है, मिलाई है, उसके ऊपर हम ड्रिप लाइन लगा देते हैं और ड्रिप से ही पूरे पौधों की सिंचाई होती है। और इसके बाद में जब बगर आता है, मार्च और अप्रैल में जब बगर आता है तो इसमें तब तक हम इसमें पानी नहीं देते हैं। और जब बगर की पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं उसके बाद में हम इसमें धीरे धीरे पानी देना स्टार्ट करते हैं। शुरुआती पानी हम बहुत कम मात्रा में देते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे पानी बढ़ाते जाते हैं। और जब गर्मियाँ अपने पीक पर होती हैं मई जून में, तब इसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बरसात के मौसम में फिर पानी की ज़रूरत कम होने लगती है। बरसात के मौसम में इसमें थोड़े कीटाणु वगैरह, मिलीबग वगैरह की शिकायत आ जाती है, तो उसके लिए भी हम इसमें स्प्रे वगैरह का 1-2 करते रहते हैं। उसमें ज़्यादातर हम जैविक का काम में लेते हैं, जैसे नीम पत्र है, आक के पत्तों का रस वगैरह है, उनको काम में लेते हैं। उसके फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं होता तो फिर रासायनिक दवाइयों पर हम जाते हैं, तो एक आधा स्प्रे करना पड़ता है रासायनिक का। तो उसके लिए भी हम इसमें प्रोफेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन वगैरह या कुनालफास वगैरह का स्प्रे देते रहते हैं, तो उसमें रोग मुक्त रहते हैं फसल। इसमें पानी की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है आंवले को, तो आंवले की फसल हमारे लिए फायदे का सौदा है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने पर खेत की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। इस जुताई से जो ढेले बनते हैं वो धीरे धीरे हवा और बरसात के पानी से टूटते हैं। साथ ही जुताई से मिट्टी की सतह पर पड़े फसल अवशेषों और खेत में उगे हुए खरपतवार नीचे दब जाते हैं, जो कि सड़ने के बाद मिट्टी में कार्बनिक खादों की मात्रा बढ़ाते हैं। तो आप किस तरह से करें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमारे देश और प्रदेश के जो भी किसान भाइयों ने रबी के मौसम में अपने खेतों में या गेहूं लाया होगा या चना लगाया होगा या अन्य जो दलहनी तिलहनी फसल लगाई होगी वो प्रायः कट गई होंगी। तो इसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने खेतों की गहरी जुताई करें ग्रीष्म ऋतु के मौसम में। यदि हम ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करते हैं तो नियमानुसार हर तीसरे वर्ष में एक बार अपने खेतों की गहरी जुताई किसान भाइयों को करना चाहिए। ये सबसे सर्वोत्तम समय रहता है। तो सबसे गहरी जुताई के लिए सर्वोत्तम जो यंत्र है, जितने भी जो प्लाउज होते हैं हम कहते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। इसमें से जो सर्वप्रथम जो उपयोग किया जाता है डिस्क प्लाऊ, ये तवा का आकार का होता है। ये एक बॉटम भी होता है जिसमें एक तवा होता है, या दो बॉटम और ट्रिपल बॉटम भी होते हैं। इनका प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक टर्न रेस्ट प्लाऊ आता है, इसका भी हमारे किसान भाई उपयोग। यूपी प्लाऊ आता है, पंजाब प्लाऊ आता है, बहुत सारे प्लाऊ आते हैं। तो जो आपके पास प्लाऊ उपलब्ध हैं उनके सहायता से, या जो कस्टम हायरिंग जो आपके केंद्र होते हैं आपके क्षेत्र में, उनसे भी आप उधर पैसा जमा करके अपने खेतों की गहरी जुताई कर सकते हैं। उसके लिए ट्रैक्टर भी आपको थोड़ा ज़्यादा हार्स पावर का 55 हार्स पावर से अधिक का उपयोग करना पड़ेगा। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। कृषकों को अपने खेतों में रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद भूमि में नमी रहते ही गहरी जुताई कर देना चाहिए। यदि देरी हो जाएगी तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत धूप के प्रभाव से कड़ी हो जाती है, जिससे कृषि कार्यों में बाधा आती है। अतः खेत में गहरी जुताई करने से फसल उत्पादन की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ निदान हो जाता है। और जुताई हमेशा जान लें कि जुताई क्यों करना आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम है जो इसका महत्व होता है कि यदि आपकी जो भूमि में लगभग 50-60 सेंटीमीटर में कड़ी परत हो गई है, कभी कभी देखा जाता है कि कड़ी परत कैल्शियम कार्बोनेट की हो जाती है, जिप्सम की हो जाती है, तो उसके कारण से यदि आप अपने खेतों की गहरी जुताई करते हैं तो जो भूमि में जो सब सॉइल है वहाँ कड़ी मृदा है या परत है वो टूट जाती है, और उससे पानी है ज़मीन के अंदर। बरसात के मौसम में, जैसे अभी गर्मी के बाद बरसात का मौसम आएगा तो बारिश होगी, तो आपका जो भूमि में जल जाएगा, तो जल प्लावन की समस्या भी कम होगी। भूमि में जल का जो संरक्षण है वो अधिक होगा। तो ये, और उसके अलावा जो आपके जो घुलनशील लवण है जो गर्मी के मौसम में भूमि में आ जाते हैं, वो भी पानी के जो वर्षा का पानी होता है उसमें घुल के भूमि के बहुत नीचे जो जड़ें होती हैं उसकी जड़ों की पहुंच से बहुत नीचे जाते हैं, जिससे फसलों का अंकुरण प्रभावित नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि कीट व्याधि की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि जो बहुत सारे जो कीट हैं उनके अंडे हैं, वयस्क हैं, ये भूमि में रहते हैं जब फसल नहीं रहती। तो गर्मी की जुताई करने से ये भूमि की सतह के ऊपर आ जाते हैं। तो अधिक तापक्रम, जैसे आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जो तापक्रम लगभग 45 डिग्री के आजू बाजू होता है, तो उस कारण से ये झुलस जाते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो किसान भाइयों को मिलता है। कई देखा होगा आपने खेतों में कि जब हल्की जुताई करते रहते हैं तो बहुत से बहुवर्षीय जो नींदा हैं ये इनकी जो वृद्धि हो जाती है, विशेषकर जो दूब है जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं
10 से 15 फीट नीचे चली जाती है। कांस है, आपका सिरसियम है जिसको कटेली बोलते हैं, हिरणखुरी है, इसके भी वानस्पतिक भाग ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो जब हम गहरी जुताई करते हैं आपके अप्रैल और मई के माह में, तो आप देखेंगे अधिक तापमान होने से ये वानस्पतिक भाग हैं और नीदा के बीज हैं नष्ट हो जाते हैं। और जो सरफेस पे, जो भूमि की सतह पे नींदा के बीज है, वो 15 सेंटीमीटर नीचे गहराई पर चले जाते हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन न होने से उनका अंकुरण नहीं होता, तो आपका नींदा नियंत्रण भी होता है। और जो बहुवर्षीय नींदा, उनकी जड़ें और वानस्पतिक भाग आपकी सतह पे आ जाने से, अधिक तापक्रम होने से वो भी नष्ट हो जाते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के वायुमंडल में घटित होने के कारण यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है। यदि पहली वर्षा का जल खेत द्वारा पूर्ण रूप से सोख लिया जाता है, तो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। और जो भी फसल के अवशेष भूमि के ऊपर रहते हैं, वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उससे जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है पोषक तत्वों का स्रोत होता है। तो जो सड़ता है, तो जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, जो उससे रिलीज होते हैं, और जो फसल हम लगाते हैं उनको प्राप्त होते हैं। तो यदि बताए हुए तरीके से किसान भाई अपने खेतों की गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आपके जो भूमि और मृदा और जल संरक्षण भी होगा, कीट व्याधि और नीदा की समस्या भी आपको कम होगी। उत्पादकता है वो भी किसान भाइयों की जो फसल लगाई उसकी बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर आपको यदि अधिक उपज प्राप्त होती है तो आपको भी आमदनी बढ़ेगी। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे। एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करते हैं, परंतु कभी कभी पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में हरा चारा या फफूंदी जनित दाना खाने की वजह से आफरा की समस्या देखने में आती है। तो इस आफरा की समस्या से अपने पशुओं को कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल सेहर। आज हम बात करेंगे जानवरों में पेट दर्द या अफरा की बीमारी के ऊपर बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अफरा एक तो पहली बात क्यों होता है, तो अफरे का कारण किसान भाइयों सबसे ज़्यादा इस समय में देखने को इसलिए मिल सकता है कि इस समय की फसलों में हरा चारा बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहता है। ज़्यादा चरने के कारण किसान भाइयों, ग्रीन में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण जानवर के पेट में फर्मेंटेशन होता है, या फीड पास नहीं हो पाने जाने के कारण जानवर के पेट में गैस बनती है, जिससे जानवर को फीड आगे न सरकने के कारण उसको अफरा हो जाता है, या गैस अक्यूमुलेशन के कारण उसको अफरा हो जाता है। अफरा दो प्रकार का होता है, एक तो फ्रोदी ब्लोट बोलते हैं, एक बोलते हैं ड्राई ब्लोट। फ्रोदी ब्लोट यह कहते हैं जिसमें हम जानवर के पेट में एक या तो सिर्फ सिंपल गैस रहे, उसको टिम्पेनाइटिस भी बोलते हैं। एक फ्रोदी ब्लोट जिसमें झाग बन जाता है, ऐसा अफरा जिसके अंदर झाग बन गया, ये ज़्यादा घातक है। अफरा के लक्षण क्या होते हैं? अब अफरा में जानवर करता क्या है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि जानवर के पेट में दर्द है? अफरा में जानवर जो है वो पेट के तरफ लात मारेगा, बार बार घूम के पेट के तरफ देखेगा, और दूसरी बात जानवर जमीन पे लोटेगा। दूसरी बात जानवर को चलने में बहुत तकलीफ होगी, वो एक जगह ही रुका रहेगा, और जानवर का पेट जो है वो ढोलक जैसा एकदम गुल हो जाएगा, उसमें हवा भर जाएगी। तो हम उसको बजाएंगे तो वो ड्रम जैसी आवाज़ करेगा। जैसे आप हरा चारा दे रहे हैं, तो हरे चारे के साथ आपको उसमें सूखा अच्छी क्वालिटी का भूसा मिला देना है, जिससे 1/3 उसमें, अगर आपका हरा चारा है तो उसमें 2/3 आपको भूसा मिला देना है। इससे क्या होगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम होने के कारण अफरा नहीं चढ़ेगा। दूसरी बात किसान भाइयों ये है कि जो भी आप उसको दाना दे रहे हैं, हम ये सुनिश्चित कर लें कि दाने में कहीं कोई फंगस या कोई इन्फेक्शियस मटेरियल ऐसा कुछ है तो नहीं जिसके कारण जानवर को अफरा चढ़ जाएगा। इनसे आप जानवर का अफरा कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, मगर अगर घरेलू नुस्खे आपके काम नहीं कर रहे हैं कि उसको तुरंत ही आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि सिर्फ गैस को हम एक सुई के माध्यम से जानवर के पेट में उसके बाईं तरफ
जहाँ पे खाली स्थान रहता है जिसको फ्लैंक रीजन बोलते हैं। फ्लैंक रीजन में हम जानवर को लेटा के और उसका जो पेट है वो बायां साइड ऊपर रहेगा, तो हम 16 गॉज की निडल को मार के उसका अफरा या ट्रोकार कैनुला से हम उसका अफरा उतार सकते। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है किसान भाइयों कि हम उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन 1/3 इंट्रावीनसली लगाएगा, नस में लगाएगा उसके, और 2/3 जो है वो सबकट लगाएगा। तीसरी बात, हम जानवर को किसान भाइयों एंटीबायोटिक लगा देते हैं, जिससे क्या रहता है उसका जो अंदर बैक्टीरिया है पेट में जो फर्मेंटेशन करता है जानवर के पेट में, तो जानवर के पेट में जो बैक्टीरिया को हम अगर मार देंगे तो फर्मेंटेशन की दर कम हो जाएगी, उस हिसाब से गैस नहीं बनेगा। आशा करता हूं किसान भाइयों इसी के साथ इस जानकारी से इस मौसम में अपने पशुओं को अफरा से बचा सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हम लोग बात करेंगे करेले में लगने वाले प्रमुख मुख्यतया फल मक्खी। उसमें मुख्य रूप से फल मक्खी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो सबसे पहले हमें कीटों का पहचान होना जरूरी है, क्योंकि बिना पहचान के हम उसका आगे कार्रवाई उस पर उसके कंट्रोल के लिए उसके नियंत्रण के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो फल मक्खी जो होता है वो भूरे रंग की होती है, एक लाल भूरे रंग की होती है। उसका जो पंख होता है वो पारदर्शी होता है और उस पर पीले लाल रंग की धारियाँ होती है। इसका हमेशा ख्याल रखें। और वो उसका मुख्य इसके नुकसान करने का क्या तरीका है कि यह फलों को जो खासकर जो ताज़ा अपरिपक्व फल होते हैं उस पर छेद करती है और उसके जो बीज होते हैं, जो कच्चे बीज होते हैं, उनको खाती है और उसमें नुकसान पहुंचाती है, उसमें फलों को छेद कर देती है, जिसकी वजह से उसमें कवकों का भी विभिन्न प्रकार के और अन्य भी तरह की समस्याओं का रोगों का उसमें समस्याएं आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप यही करें कि शुरुआती दौर में क्या करें कि आप ऐसे जो फल हैं जो कि कीटों के द्वारा ग्रसित है उनको तोड़ करके, उनको हटा करके उनको कहीं जला दें या उनको कहीं दबा दें। तो शुरुआत जैसे ही हम चुनाव करते हैं बीजों का, तो वह हमेशा हम अवरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि रोगों और कीटों का प्रकोप कम होता हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे डाइक्लोरोवास 3 ml पर लीटर के हिसाब से, नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और उसके बाद इसी तरह हम फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अंतः फसलें लगा सकते हैं। तो इमिडाक्लोरोपिड भी एक केमिकल है, ठीक है, उससे हम बीजों का शोधन कर सकते हैं। तो ये सब रासायनिक विधियाँ हैं जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जैविक विधियाँ भी हैं, जैसे मैंने बताया कि नीम का प्रयोग करना चाहिए, करंज का प्रयोग करना चाहिए। इन सब के माध्यम से बचा जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।